हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शची। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम पार्ट 4 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेकेंड्स में लिख सकते हैं, भले ही उस एटम का एटॉमिक नंबर चाहे जितना भी ज्यादा हो, लेकिन हम उस बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स विद इन सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेकेंड्स में लिख सकते हैं अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेकेंड्स में लिखने के लिए किन पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, हमें सारी इनर्ट गैसेस के नाम, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि इन नोबल गैसेस को कौन सी ऑर्बिटल फॉलो करेगी। और तीसरा पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि इस ऑर्बिटल के बाद और कौन सी ऑर्बिटल्स फिल होंगी, जो कि हम ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में ऑप्पा प्रिंसिपल की हेल्प से पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये पॉइंट है, हमें सारी नोबल गैसेस के नाम, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि इस नोबल गैस को कौन सी ऑर्बिटल फॉलो करेगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि इस ऑर्बिटल के बाद और कौन सी ऑर्बिटल्स आएंगी। स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस डिसाइड होती है उनकी एनर्जी सीक्वेंस से, और एनर्जी सीक्वेंस डिसाइड होती है ऑप्पा प्रिंसिपल से, जो कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ा है। आपको ये पॉइंट याद दिलाने के लिए यहाँ पर मैं जल्दी से आपको ऑप्पा प्रिंसिपल बता दूंगी। इस ऑप्पा प्रिंसिपल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उनको हमने यहाँ पर अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी ऑर्बिटल्स लिखी हुई हैं उनमें सबसे कम एनर्जी 1s की है और सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर 7p की है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें सारी नोबल गैसेस, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, हमें यह पता होना चाहिए कि उस नोबल गैस को कौन सी ऑर्बिटल फॉलो करेगी। तो हमारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली नोबल गैस है हीलियम और इसका एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है। तो हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और साथ ही साथ हमें यह देखना है कि हीलियम को जो ऑर्बिटल फॉलो करेगी वो ऑर्बिटल है 2s। उसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, और नियॉन को जो ऑर्बिटल फॉलो करेगी वो 3s है। नियॉन के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट इनर्ट गैस है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और आर्गन को जो ऑर्बिटल फॉलो करेगी उसका नाम है 4s। आर्गन के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन, सिंबल है Kr, इसका एटॉमिक नंबर है 36 और जो ऑर्बिटल क्रिप्टॉन को फॉलो करेगी उसका नाम है 5s। अब क्रिप्टॉन के बाद है जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54 और ऑर्बिटल जो इसको फॉलो करेगी वो है 6s। और लास्ट में हम देख रहे हैं नोबल गैस है रेडॉन, जो कि जेनॉन को फॉलो करती है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86 और जो ऑर्बिटल रेडॉन को फॉलो करेगी वो है 7s। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सुविधा के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अरेंज किया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बार बार बताया है कि इस सीक्वेंस को आप लर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से सेट्स के साथ। जैसे कि पहली ऑर्बिटल जो फिल हो रही है वो है 1s,
इसके बाद दूसरा सेट है 2s2p। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे, 1s, फिर है 2s2p, उसके बाद है 3s3p, उसके बाद है 4s3d4p, फिर है 5s4d5p, उसके बाद अगला सेट है 6s4f5d6p, और नेक्स्ट सेट है 7s5f6d7p। तो अगर हम इन 4 पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड्स में लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको हम बहुत आसानी से इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एक एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 53 है। तो मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ 53। हम जानते हैं कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। तो अब हम अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p से लिखना शुरू कर रहे हैं। अभी अभी मैंने सारी नोबेल गैसेस उनके एटॉमिक नंबर के साथ लिखी थी। तो यहाँ पर मैं आयोडीन को उसके एटॉमिक नंबर के साथ लिख रही हूँ। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेकंड्स में लिखने के लिए हमें सबसे पहले वो नोबेल गैस चूज करनी पड़ेगी जिसका एटॉमिक नंबर 53 से जस्ट कम है। तो हम इस वाली टेबल में देख लेते हैं कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 53 से जस्ट कम है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जिनॉन, जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है जो कि 53 से ज्यादा है। तो जिनॉन को हम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। जिनॉन के पहले वाली इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 36। तो हम यहाँ पर जो इनर्ट गैस चूज करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो मैंने यहाँ पर 36 भी लिख दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिप्टन को कौन सी ऑर्बिटल फॉलो करती है। क्रिप्टन को 5s ऑर्बिटल फॉलो करती है। अब हम इस सीरीज से देख लेंगे कि 5s के बाद कौन सी ऑर्बिटल फेल होगी। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 5s के बाद आएगी 4d और 4d के बाद आएगी 5p। तो मैं लिख देती हूँ 4d और 5p। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करना शुरू करेंगे। चूंकि क्रिप्टॉन को 5s ऑर्बिटल फॉलो कर रही है, 5s की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2। किसी भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। 5s के बाद है 4d। 4d में हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि d ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। अब हम देख लेते हैं 5p। किसी भी p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, लेकिन 5p में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। चूंकि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 है तो क्रिप्टन तक 36 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद 5s में 2, तो 36 प्लस 2 हो गए 38। 38 प्लस 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 38 प्लस 10 हो गए 48, और हमें चाहिए 53 इलेक्ट्रॉन। 53 मतलब 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हम अगर काउंट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल 53 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 36 क्रिप्टॉन, 5s2 4d10 5p5। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि 5s 4d से पहले फिल होती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम उस ऑर्बिटल को पहले लिखते हैं जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है। तो चूंकि 4d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और 5s और 5p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो हम इन ऑर्बिटल्स को लिखते समय 4d को पहले लिखेंगे। तो 4d 10, उसके बाद आ गई 5s2 5p5। तो हमने देखा कि आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत जल्दी लिख लिया। अब इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिखेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन जिसका है एटॉमिक नंबर 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हम लिख ले रहे हैं ऑर्बिटल नोटेशन की हेल्प से। हम जानते हैं कि ये 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन इस 1s ऑर्बिटल में आ जाएगा। या फिर अगर हम इसको SPDF नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे 1s1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर। नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2। 1s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
और sp_df नोटेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं हीलियम 1s2। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2 2s1, या sp_df नोटेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं लिथियम। जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगी वो हो जाएगी हीलियम। हीलियम तक हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के बाद हम जानते हैं कि 2s ऑर्बिटल फिल होती है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम फॉलोड बाय 2s1। इसी तरह से हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4। तो इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। या अगर हम इसका sp_df के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ले लेंगे बेरिलियम 4। कौन सी नोबल गैस आएगी? नोबल गैस यहाँ पर आ जाएगी हीलियम। और हीलियम के बाद जैसा कि हम जानते हैं 2s ऑर्बिटल फिल होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम 2s2। अब नेक्स्ट एलिमेंट है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो 1s2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं px, py और pz। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि p सब शेल की तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है और ऐसी ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो जब हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन px, py या pz में से किसी भी ऑर्बिटल में भरा जा सकता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए px में लिख देते हैं। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन px, py या pz में किसी में भी भरा जा सकता है क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि बोरॉन के केस में जो 5th इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 2px, 2py या 2pz में से किसी में भी आ सकता है क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एक ही सबशेल को बिलोंग करती हैं और इनकी एनर्जी सेम है। लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से 5th इलेक्ट्रॉन को 2px में डाल देते हैं, अदरवाइज वो किसी भी p ऑर्बिटल में आ सकता है। अब हम जल्दी से नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो यहाँ पर हो गए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2s में भी हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें होल्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करना है। मतलब हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि पहले सारी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p2। अब इसी को अगर हम sp_df नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 6 कार्बन। हम कौन सी नोबल गैस लेंगे? हमें हीलियम लेना पड़ेगा। हीलियम में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा 2s2, 2p2। अब नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसमें भी 1s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s में भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 और 2p में अब आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। तो इसका अगर हम sp_df में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम। हीलियम तक हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के बाद हम जानते हैं कि 2s, 2 और 2p3। Next element is oxygen. Atomic number of oxygen is 8. यहाँ पर 1s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स अभी लिखने हैं। तो ये 2p में पहले तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड है। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी अपोजिट स्पिन के साथ। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम। हीलियम तक आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम लेंगे 2s2, 2p4। नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2 और 2p5। sp_df कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम फॉलोड बाय 2s2, 2p5। नेक्स्ट एलिमेंट इज नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन के 1s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स
जो है ये आ जाएंगे 2p में और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर्ड विद अपोजिट स्पिन हो। तो 1s और 2s में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में आ जाएंगे और ये इस तरह से आएंगे कि सारी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब बिल्कुल इसी तरह से हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है सोडियम से लेके आर्गन तक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ सोडियम 11। तो यहाँ पर हमें पता है कौन सी इनर्ट गैस आएगी जिसका एटॉमिक नंबर 11 से जस्ट कम है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और हमें ये भी पता है कि नियॉन के बाद जो ऑर्बिटल फिल होती है वो होती है 3s। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 नियॉन 3s1। इसके बाद हम लिख लेंगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 mg। यहाँ पर भी जो नोबल गैस हम चूज करेंगे वो हो गई नियॉन और नियॉन के बाद आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s में। अब मैग्नीशियम के बाद हो गया नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें नियॉन को ही चूज करना होगा चूंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 13 से जस्ट कम है। उसके बाद बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अब एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14। तो 14 सिलिकॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 10 नियॉन 3s2 3p2। तो इसी तरह से हम बहुत आसानी से सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत जल्दी लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें पोटेशियम और कैल्शियम की तो यहाँ पर मैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ। पोटेशियम का सिंबल होता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखेंगे हम कौन सी नोबल गैस फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमें वो नोबल गैस चूज करनी है जिसका एटॉमिक नंबर 19 से जस्ट कम है। तो इसके लिए हम आर्गन को चूज करेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और हम जानते हैं कि आर्गन के बाद 4s ऑर्बिटल फॉलो होती है तो 4s में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऐसे ही हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 20 कैल्शियम। इनर्ट गैस हमें यहाँ पर आर्गन ही चूज करनी होगी। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और उसके बाद चूंकि 4s ऑर्बिटल आएगी 4s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसी तरह से हम स्कैंडियम से लेके जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रही हूँ स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो हम यहाँ पर कौन से इनर्ट गैस चूज करेंगे स्टूडेंट्स हमें इनर्ट गैस जो चूज करनी है उसका एटॉमिक नंबर 21 से जस्ट कम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर आर्गन चूज करनी पड़ेगी और आर्गन के बाद हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल फिल होती है वो होती है 4s। तो 4s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन चूंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो 4s के बाद हम जानते हैं आउटपुट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3d ऑर्बिटल फिल होगी तो मैंने लिखा 4s2 उसके बाद आया 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4s भले ही 3d से पहले फिल होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम उसी ऑर्बिटल को पहले लिखते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है। तो हम इस स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वापस लिख दे रहे हैं। पहले हम लिखेंगे 3d1 4s2 और स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमें 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरने हैं लेकिन हम लिखेंगे 3d को पहले। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ एक्सेप्शन पाएंगे। उनको समझाने के लिए मैं क्रोमियम और कॉपर का एग्जाम्पल ले रही हूँ। स्टूडेंट्स क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो जो इनर्ट गैस हम चूज करेंगे वो होगी आर्गन। आर्गन तक हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब आर्गन के बाद आ गए 4s में 2। अब 4s में 2 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 3d में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d में। तो 3d में हो गए 5 और 4s में रह गए 1। तो क्रोमियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1।
आर्गन 18 3d5 4s1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रोमियम के केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कॉपर को देखें, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी हमें आर्गन को ही चूज करना होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया आर्गन 18। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में। तो 4s में आ गए 2, 18 + 2 हो गए 20, हमें चाहिए 9 मोर इलेक्ट्रॉन्स, वो आ जाएंगे 3d में। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 3d9, लेकिन यहाँ पर भी 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में, तो इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s1। कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 18 आर्गन 3d10 4s1। तो इसका भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट केवल क्रोमियम और कॉपर के ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉइंट सारे उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। तो हम देखेंगे अगर किसी एटम में d5 जो कि हाफ फिल्ड है, इसी तरह d10 जो कि फुल फिल्ड है और f ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 होती है, तो f7 मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और f14 मतलब फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वो एटम एक्सेप्शनली स्टेबल होगा। तो अब हमें देखना है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों हैं। इसके दो रीजंस हैं। पहला है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और दूसरा है लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो उस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो सिमेट्रिकल होने की वजह से उनकी एनर्जी कम है और एनर्जी कम होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। स्टूडेंट्स, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो स्टेबल इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनमें लार्ज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन होता क्या है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन से हमारा मतलब है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर इन द सेम सबशेल। मतलब एक ही सबशेल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, और ये प्रोसेस जो है ये सिस्टम को स्टेबल बना देती है। इस पॉइंट को हम क्रोमियम का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं। हमने यहाँ पर क्रोमियम की 3d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नंबर दे रखा है, नंबर 1 2 3 एंड 4। तो अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, हम देखते हैं ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो टोटल कितने एक्सचेंज पॉसिबल हो गए? टोटल 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हो गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन को। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर टोटल एक्सचेंजेस 2 पॉसिबल है। अब हम फर्स्ट और 2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और 2 यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसलिए इस फर्स्ट और सेकेंड को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी इसको शो कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन में केवल एक एक्सचेंज पॉसिबल है, वो भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर हो गया 1। तो अगर हम काउंट करें टोटल पॉसिबल एक्सचेंजेस आर 3 + 2 + 1 जो कि हो गए 6। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 है तो 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। अब हम देखेंगे कि अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है तो कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। अब इसी तरह अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देखें तो टोटल 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल विद
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए 3 एक्सचेंजेस। अब बात करते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन की। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के साथ। और अगर हम बात करें फोर्थ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर केवल एक एक्सचेंज पॉसिबल है, वो भी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अगर हम टोटल देख लें तो टोटल एक्सचेंज हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1। ये हो गए हमारे टोटल 10 exchanges are possible। जबकि हमने पिछले वाले केस में देखा था कि अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s1 है, वहां पर केवल 6 exchanges पॉसिबल थे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड्स में लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस को फॉलो करके लिखेंगे, तो आप ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड्स में लिख सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपना पेपर, पेन, अपनी एनर्जी सब कुछ बचा सकते हैं। Students, thank you so much for watching this video. I hope each and every point is clear to you. Please subscribe my channel and like this video in case if you have liked it, and share this video with your friends also. Don't forget to watch my next video. Thank you so much. Have a nice day.